नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और आइए आगे बढ़ाते हैं 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज के दूसरे पार्ट को। इसका पहला पार्ट आ चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो आइए देखते हैं 11वां टॉपिक क्या है। तो 11वां टॉपिक है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया है उसे हम अच्छे से देखेंगे। फिर मैं अपने अनुभव से बताऊंगा कि इसमें से सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से तथ्य बहुत ज़रूरी हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो हम इस पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन में क्या है? इसमें है बजट 2022-23 की प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इससे व्यापार करना आसान होगा और जीवन यापन में भी सुधार होगा। साथ ही भूमि विवाद से संबंधित मामलों में कमी आएगी। यह योजना पूरे देश में एक समान पंजीकरण प्रक्रिया लाएगी। यह योजना पूरे देश में एक समान पंजीकरण प्रक्रिया लाएगी और विदित हो कि चाहे वह भूमि पंजीकरण हो या वाहन पंजीकरण या कोई अन्य प्रकार का पंजीकरण, पूरे देश में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ठीक है ना। पंजीकरण के मामले में पूरे देश में कहीं पर भी, पूरे देश में कहीं भी ये पंजीकरण किया जा सकता है। राज्य की कोई बाध्यता नहीं होगी। एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्य का पंजीकरण भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस योजना में 3C फार्मूला क्या है? सेंट्रल ऑफ रिकॉर्ड्स, कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। इस फार्मूले को केंद्रित किया गया है, 3C फार्मूले पर। और आगे क्या है? आगे है कि इसमें जो भूमि का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो 14 अंकों के विशिष्ट नंबर के साथ किया जाएगा। यानी कि भूमि को 14 अंकों का एक विशिष्ट अंक जो कोड है वो प्रदान किया जाएगा। जैसे आधार कार्ड हमारा होता है उसमें एक विशिष्ट अंक प्रदान किए जाते हैं, वैसे ही भूमि को भी एक विशिष्ट भूमि की आधार संख्या प्रदान की जाएगी। ठीक है। इसके बाद इस योजना को लागू करने के लिए सरकार राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, कौन सी? नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को एक राष्ट्र एक पंजीकरण से जोड़ देगी। इसके पहले जो लाई गई थी नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसको वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा? भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक जमीन रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया। इस पूरे टॉपिक में सिविल सर्विस एग्जाम, IAS PCS के एग्जाम्स के लिए कौन कौन से तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है? आपने पूरे टॉपिक को समझ लिया, लेकिन इस टॉपिक में कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपको याद रखने ही चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि ये जो योजना है ये किस बजट में लाई गई थी? कौन से बजट में लाई गई थी? 2021-22 के बजट में, 22-23 के बजट में या 23-24 के बजट में? अभी जो इसके बाद बजट आने वाला है। तो ये योजना 2022-23 के बजट में लाई गई थी, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात कि जो भूमि को विशिष्ट संख्या प्रदान की जाएगी, भूमि को विशिष्ट संख्या प्रदान की जाएगी, वो कितने अंकों की होगी? ये सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर IAS के सवाल में ये कथन सीधे सीधे आपको घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा जाएगा कि 12 अंकों की विशिष्ट संख्या प्रदान की जाएगी। नहीं, ये 14 अंकों की विशिष्ट संख्या प्रदान की जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा और क्या इससे पूछा जा सकता है? जमीन रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करना है उसका कब तक का लक्ष्य रखा गया है? कब तक पूरे जमीन रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर लिया जाएगा? इस लक्ष्य के बारे में पूछा जा सकता है। तो वो लक्ष्य है आपका 2023 तक जमीन रिकॉर्ड के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है ना। जो डिजिटलाइज करना है उसका लक्ष्य 2023 तक पूरा करना है। तो चलिए आगे चलते हैं 12वें टॉपिक पे, और इसी पैटर्न पे हम अगले टॉपिक को भी देखेंगे। अगला टॉपिक है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और भारत। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट और भारत। तो अक्टूबर 2022 में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट वर्ष में 2 बार अप्रैल में और अक्टूबर माह में जारी की जाती है। कोविड महामारी के बाद रोजगार सृजन में सुधार की संभावना व्यक्त की गई है और यह रिपोर्ट रोजगार में वृद्धि में धीमी गति के कारणों का रेखांकन, यानी कि जो रोजगार में वृद्धि बहुत धीमी गति से हो रहा है उसके कारणों को रेखांकित करती है ये रिपोर्ट। साथ ही ये बताती है कि रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में उपस्थित चिंताओं का उल्लेख भी किया, मतलब भारत में रोजगार संबंधित क्या क्या चिंताएं हैं उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। तो सबसे पहले भारतीय परिदृश्य में क्या चिंताएं हैं या क्या संभावनाएं हैं उसको देख लेते हैं। भारतीय परिदृश्य में इसने वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि को औसत जो अप्रैल में शुरू हुए वित्तीय वर्ष से, अप्रैल में हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो उस वित्तीय वर्ष के अनुमानित 7.4 के पूर्वानुमान से घटाकर 6.8 कर दिया है। यानी कि इन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि 7.4 जीडीपी वृद्धि दर रहेगी भारत की, लेकिन बाद में इन्होंने इसको घटाकर 6.8 कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और कहा है कि पूरे वित्तीय वर्ष में यानी 2023 में भारत की समृद्धि दर 6.1 रहने का अनुमान है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, हालांकि मैं बाद में भी बताऊंगा, लेकिन अभी देख लीजिए कि 6.1 रहने का अनुमान है। आगे क्या कहा है इन्होंने, वैश्विक परिदृश्य के बारे में भी इन्होंने बताया कि वैश्विक परिदृश्य में वित्तीय स्थिति क्या रहेगी। वैश्विक समृद्धि में वर्ष 2021 के 6% से वर्ष 2022 में 3.2% और वर्ष 2023 में 2.7% तक कमी होने का अनुमान है वैश्विक समृद्धि में। ठीक है, और वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी की चरम अवस्था को छोड़कर यह 2001 के बाद सबसे कम समृद्धि दर है। यानी कि हम कोविड के दौरान तो खैर माइनस में चली गई थी समृद्धि दर, लेकिन उस दौर को छोड़ दें तो 2001 के बाद ये सबसे कम समृद्धि दर है अब तक की। और इसके अलावा वर्ष 2023 में वैश्विक समृद्धि दर और धीमी होने की संभावना है। यानी कि 2023 में जो वैश्विक समृद्धि दर है वो और नीचे गिर जाएगी। इसके अनुसार अभी जो सबसे खराब स्थिति है वो आनी बाकी है, इससे भी खराब स्थिति आगे आएगी। ठीक है ना, इससे भी खराब स्थिति अभी आएगी तथा इसके अनुसार सबसे अभी और ख़राब स्थिति आ सकती है तथा कई लोगों के लिए 2023 मंदी का होगा, यानी 2023 और अधिक मंदी का होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है वो मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने पहले भी बताया है कि हर बार सिविल सर्विस एग्जाम में 2 से 3 रिपोर्ट पूछी जाती हैं। और रिपोर्ट में क्या पूछा जाता है, रिपोर्ट में पूछा जाता है कि उसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, और यदि भारत से संबंधित कोई तथ्य है, उसकी रैंकिंग है या उससे संबंधित तथ्य है, तो वो तथ्य सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक रिपोर्ट जो है ये किसने जारी की है ये आपको पता होना चाहिए। किसने जारी की है, ये जारी की है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी की है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट तथ्य है कि इसने भारत की जीडीपी के बारे में एक दर का जिक्र किया है कि भारत की दर को इन्होंने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को इन्होंने कितना घटाया, यानी 7.4 से घटाकर कितना कर दिया है। तो इन्होंने 7.4 से घटाकर 6.8 कर दिया है। कितना कर दिया है, 6.8 कर दिया है। इसके अलावा और जो सबसे महत्वपूर्ण आखिरी फैक्ट है वो ये है कि इन्होंने 2023 में भारत की समृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.1 रहने का अनुमान लगाया है। कितना, 6.1 रहने, भारत की समृद्धि दर 2023 में 6.1 रहेगी। किसके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको इस टॉपिक से याद रखने हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक यानी 13वां टॉपिक है ई रूपी वाउचर से संबंधित। फरवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये कर दिया है। ठीक है, और साथ ही लाभार्थियों को कई
सरकारी स्कीम्स के डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधा के लिए इसके कई बार इस्तेमाल की इजाज़त प्रदान की है, जबकि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा अन्य उपयोग के मामलों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। आगे क्या है? आगे है ई रूपी डिजिटल वाउचर है क्या? ई रूपी डिजिटल वाउचर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ओर से विकसित ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर को अगस्त 2021 में पेश किया गया था। इसे कब पेश किया गया था? 2021 में। तब इसे एक खास व्यक्ति और एक खास मकसद के लिए 10,000 रुपये के कैशलेस वाउचर के रूप में जारी किया गया था। इसे सिर्फ एक बार भुनाने की सुविधा थी, ठीक है, और डिजिटल पेमेंट हेतु एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है। यह एक त्वरित प्रक्रिया यानी QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल पर भेजा जाता है। उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान ऐप पर इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की आवश्यकता के बिना इस वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे। यह सेवाओं के प्रायोजकों को बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल मोड में लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं को साथ जोड़ता है। इसके अलावा यह जो तंत्र यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद इसके बाद ही सेवा प्रदाता यानी जो दुकानदार है या जो सेवा प्रदाता है उसको भुगतान किया जाए, यानी लेन देन पूरा होने के बाद। और सिस्टम प्रीपेड प्रकृति का है, यानी सरकार पहले ही पेमेंट कर देती है और इसलिए किसी भी मध्यस्थ यानी मीडिएटर की आवश्यकता या सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान का आश्वासन देता है, यानी मध्यस्थ के बिना सेवा प्रदाता को पैसा मिल जाएगा। ये रहा पूरा टॉपिक। अब मैं अगर आसान भाषा में आपको ये समझाऊं कि ई रूपी वाउचर है क्या। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई गरीब बच्चा है, उसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप उसे कुछ पैसे दे दें ताकि वो किताब खरीद ले, लेकिन क्या आप ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो पैसे से किताब ही खरीदेगा? हो सकता है कि वो इस किताब से जाके कोई नशे का सामान खरीद ले। तो ई रूपी वाउचर एक ऐसा जुगाड़ है कि आप वो ई रूपी वाउचर में उसको टैग कर देंगे एक किताब को, और वो बच्चा उस ई रूपी वाउचर को दुकानदार के पास ले जाएगा और दुकानदार यदि उस ई रूपी वाउचर के बदले किताब देगा तभी उस दुकानदार को पैसे मिलेंगे। समझ रहे हैं आप? यानी कि उस ई रूपी वाउचर में जो पैसा आपने टैग कर दिया है, जोड़ दिया है, उससे सिर्फ किताब ही खरीदी जा सकती है। तो ये है ई रूपी वाउचर, यानी किसी खास मकसद के लिए ही उसका उपयोग किया जा सकता है। तो अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ई रूपी वाउचर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसकी सीमा को किसने बढ़ाया है और कितना बढ़ाया है। तो इसकी सीमा को RBI ने बढ़ाया है। किसने बढ़ाया है? RBI ने। और कितना बढ़ा दिया है? इसको 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये पहला तथ्य है। फिर दूसरा तथ्य है कि ई रूपी वाउचर को किसने विकसित किया है और कब विकसित किया है। तो ई रूपी वाउचर को NPCI नेशनल पेमेंट सिस्टम निगम, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है, इसने विकसित किया है। और कब विकसित किया है? 2021 में। ये दोनों फैक्ट सिविल सर्विस एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है लूसी मिशन। लूसी मिशन एक अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, और इसे हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। ये अपनी तरीका का पहला मिशन है क्योंकि ट्रोजन्स के अध्ययन के लिए है। और यह अंतरिक्षयान 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के निर्माण में कई जानकारियां प्राप्त करेगा। यानी इस पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो 4.5 अरब साल पहले हुआ है, तो उससे निर्माणित जो संबंधित जानकारियां हैं उन्हें इकट्ठा करेगा। इसके अलावा इस अंतरिक्षयान का नाम लूसी एक प्राचीन जीवाश्म के नाम पर रखा गया है जिसने मानव प्रजातियों के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। इस मिशन में 12 वर्ष से अधिक का समय लगने का अनुमान है, जिसके दौरान अंतरिक्षयान लगभग 6.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी
8 क्षुद्रग्रहों का परिभ्रमण करके तय करेगा। इसके आगे ट्रोजन्स क्या है, ये जिन ट्रोजन्स का अध्ययन करने के लिए जा रहा है वो ट्रोजन्स क्या है तो वो भी देख लेते हैं। ट्रोजन्स छोटे खगोलीय पिंड या क्षुद्रग्रह होते हैं जो बड़े क्षुद्रग्रहों की कक्षा को साझा करते हैं। वे मुख्य पिंड से लगभग 60 डिग्री आगे या पीछे स्थिर कक्षा में रहते हैं। सौर मंडल के अधिकांश ज्ञात ट्रोजन बृहस्पति की कक्षा को साझा करते हैं। तो अब इस टॉपिक में आपने समझ लिया क्या क्या है इस टॉपिक में, लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये जो लूसी मिशन है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है या कौन इसको लागू करने जा रहा है, तो ये अमेरिका की नासा द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, और ये किस अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है, तो ये ट्रोजन्स के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। अब ट्रोजन्स क्या है, ट्रोजन्स हैं जो क्षुद्रग्रह होते हैं ना वो उनके रास्ते में, यानी कि मान लीजिए ट्रोजन जैसे चक्कर लगा रहे हैं तो इनके रास्ते में कुछ छोटे छोटे क्षुद्रग्रह होते हैं, ये ट्रोजन्स कहलाते हैं। जो छोटे क्षुद्रग्रह होते हैं, बड़े क्षुद्रग्रहों के कक्षा में जो छोटे क्षुद्रग्रह होते हैं वो ट्रोजन्स कहलाते हैं। तो आपने समझ लिया ट्रोजन्स क्या है, ये क्षुद्रग्रह है और खासकर बृहस्पति की कक्षा में आपको ये मिलेंगे, तो ये भी याद रखना है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है जया जेटली समिति से संबंधित। क्या है, जया जेटली समिति। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर 2021 को महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है, और यह फैसला जया जेटली के नेतृत्व वाले पैनल की सिफारिश पर आधारित है। जून 2020 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के पोषण, एनीमिया की व्यापकता, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और अन्य सामाजिक सूचकांकों के मुद्दों के साथ विवाह की जो उम्र के बीच सहसंबंधों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता में इस समिति ने महिलाओं के लिए विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश की है। ये रहा पूरा टॉपिक जया जेटली समिति से संबंधित। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि समिति को किसने गठित किया है, तो समिति को गठित किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। कब गठित किया है, 2020 में। ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पहला तो इस समिति का गठन किस मंत्रालय ने किया है और कब किया है, 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। फिर इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इसकी सिफारिशें क्या है, तो इसकी सिफारिश है कि विवाह की उम्र लड़कियों की यानी महिलाओं की जो विवाह की उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। ठीक है, इसके अलावा जया जेटली जी जो समता पार्टी है उसकी पूर्व अध्यक्ष रही हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021। अभी अगस्त 2022 में वन्य जीव संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया। यह विधेयक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। विधेयक संरक्षित प्रजातियों की संख्या में वृद्धि और साइट्स को लागू करने का प्रयास करता है। अब साइट्स क्या है, साइट्स है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये साइट्स हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं, यानी ये बाध्यकारी नहीं है। और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व पर संकट ना हो। इसके बाद क्या कहा गया है, जो वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 है इसमें कौन कौन से तथ्य या कौन कौन सी बातें डाली गई हैं, तो इस विधेयक के अंतर्गत लुप्त प्राय प्रजातियों के जानवरों से प्राप्त अपस्केल जैसे खाल है या फिर खुर हैं या फिर उनकी सींगें हैं, ये अपस्केल होते हैं। तो अपस्केल सामान खरीदने से बेचने का जो आग्रह है उसको किया गया, मतलब खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाए ऐसा आग्रह किया गया है। इसके अलावा भारत वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों
के कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का एक पक्ष है, यानी भारत ने इस साइट्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। भारत एक पक्षकार है, जिसके लिए कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमने कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे लागू करना है, तो लागू करने के लिए हमको कानून लाना पड़ेगा। तो यही जो संशोधन है वो एक कानून लेके आता है। इसके बाद कहा गया है कि सरकार द्वारा विकास और पर्यावरण को समान महत्व दिया जाता है। पिछले 8 वर्षों में देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 693 से बढ़कर 987 हो गई है, जिसमें 52 बाघ अभ्यारण्य भी शामिल हैं। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि यह विधेयक किस पुराने विधेयक में संशोधन करेगा। तो ये वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करेगा। ये पहला फैक्ट है। दूसरा, साइट्स क्या है? तो साइट्स मैंने आपको बता दिया कि ये कन्वेंशन है एक प्रकार का, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता या कन्वेंशन है जो लुप्त प्राय प्रजातियों, जो ऐसी जातियां जिनको लुप्त होने का खतरा है, ऐसी प्रजातियों के सीमा पार व्यापार पर प्रतिबंध लगाने हेतु उपाय करता है। ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा साइट्स के बारे में भी बता देता हूँ कि साइट्स जो है ये कब लागू हुआ था। तो साइट्स 1975 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1975। साइट्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइट्स चर्चा में रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक अग्निपथ योजना से संबंधित है। सरकार ने तीनों सेनाओं, जो तीनों सेनाएं हैं सेना की, कौन सी? नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का अनावरण किया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या है इस योजना में। तो यह देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए अनुमति देता है। ठीक है। और इसके बाद इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। नई योजना के तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी और अधिकांश केवल 4 वर्षों में सेवा छोड़ देंगे। यानी जो भी अग्निवीर भर्ती होंगे वो 4 साल में सेवा छोड़ देंगे। केवल 25% को ही अगले 15 सालों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा सेवा में। ठीक है। और इसके अलावा पात्रता या मापदंड क्या होगा, यानी जो भर्ती किए जाएंगे इनकी पात्रता क्या होगी? यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मी होंगे, यानी सोल्जर होते हैं, सामान्य सोल्जर होते हैं, उनकी भर्ती के लिए ये योजना लाई गई है। और 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देशभक्त और प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करना। इसके अलावा इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु 32 वर्ष है, जो 6 से 7 वर्ष घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। यानी कि जो नए युवा भर्ती होंगे उससे क्या होगा कि जो अभी जो औसत एज है वो 32 वर्ष है, वो घट के 26 वर्ष हो जाएगी। अग्निवीरों को लाभ क्या मिलेगा? अग्निवीरों को 4 वर्ष पूरा होने पर 11.71 लाख रुपए का एक मुफ्त सेवा निधि है वो दिया जाएगा और उस पर ब्याज भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। 48 लाख का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। और यदि किसी दशा में मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। सरकार 4 साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में मदद करेगी, उन्हें स्किल सर्टिफिकेट देगी और ब्रिज कोर्स भी प्रदान किए जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बस यही इसका उद्देश्य है जो आपको याद रखना है। उद्देश्य, और कौन सा उद्देश्य? वो वाला उद्देश्य जो औसत आयु है वो 32 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष की जाएगी। कितना? 32 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष की जाएगी। यही मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति में विलय। तो इसमें क्या कहा गया है? बताया गया है कि जनवरी 2022 में 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट पर विगत 50 वर्षों से निर्बाध जल रही अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से 400 मीटर दूर स्थित
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति में विलय कर दिया गया है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की शुरुआत 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इसको जलाया था या इसको शुरुआत की थी। यह ज्योति निर्बाध रूप से अभी तक जल रही थी। 25 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के निकट राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का शुभारंभ किया। तब से वहां भी 15.5 मीटर ऊंचे स्तंभ के नीचे ये ज्योति जल रही है। सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया बल्कि उसका विलय किया गया है। ठीक है। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 1971 के युद्ध समेत देश के सभी वीर सैनिकों के नाम अंकित हैं। जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है उसमें अब तक शहीद हुए सभी सैनिकों के नाम अंकित हैं, जिन्होंने अपनी शहादत यानी जो शहीद हुए थे युद्ध में उनके नाम वहाँ पर अंकित हैं। और वहाँ अब तक ग्रेनाइट पत्थरों पर कुल 25,942 शहीदों के नाम दर्ज हो चुके हैं। इसलिए वहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करना होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में महत्वपूर्ण है कि अमर जवान ज्योति की शुरुआत कब की गई थी। तो अमर जवान ज्योति की शुरुआत 26 जनवरी 1972 यानी 1971 के युद्ध के बाद 1972 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की स्थापना कब की गई थी, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। तो ये 2019 में इसको स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। इसके अलावा यह एक टीकाकरण अभियान है। यह एक टीकाकरण अभियान है और भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है, जिसमें 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सालाना सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाता है। गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के 3 राउंड होंगे, यानी एक साल में 3 राउंड होंगे और यह 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 416 जिलों में आयोजित किया जाएगा। पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। इसे आंशिक रूप से बिना टीकाकरण वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उच्च जोखिम वाले दुर्गम और कम टीकाकरण कवरेज क्षेत्र वाले क्षेत्रों में कवर करने के लिए शुरू किया गया था। और यह मिशन उन्हें टीके से बचाव योग्य बीमारियों से बचाने पर केंद्रित था। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि अब तक जो मिशन इंद्रधनुष के 10 चरण पूरे हो चुके हैं और पूरे भारत में 701 जिलों को कवर किया गया है। अप्रैल 2021 तक 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं को और 3.86 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। ये गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 था। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी पुरानी योजना। कौन सी? 2014 में जो शुरू की गई थी मिशन इंद्रधनुष। तो आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? तो ये 2014 में शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया और क्यों शुरू किया गया, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक यानी 20वां टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगली पीढ़ी की तकनीक है जो 4G को प्रतिस्थापित करेगी या इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। इसके अलावा यह तकनीक मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज पर कार्य करती है, जिसके द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज़ी से भेजा जा सकता है। 5G तकनीक 3 बैंड्स पर, कौन से? निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम पर काम करती है। मल्टी GBps ट्रांसफर रेट तथा अत्यधिक कम विलंबता 5G टेक्नोलॉजी की विशेषता है। 5G टेक्नोलॉजी की विशेषता क्या है? मल्टी GBps ट्रांसफर रेट तथा अत्यधिक कम विलंबता। 5G तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ताकत का उपयोग करने वाली एप्लीकेशंस का समर्थन करेगी
और 5G की नेटवर्क की बढ़ी हुई क्षमता लोड स्पाइक्स के प्रभाव को कम कर सकती है, जैसे कि खेल आयोजनों और समाचार कार्यक्रमों के दौरान होता है। क्या होता है ना कि कहीं पर दूसरे देश में खेल चल रहा होता है तो हमें 2 मिनट या 3 मिनट बाद यहाँ पर आयोजन का लाइव मिल पाता है, तो वो जो लेटेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी ये जो 5G है ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो 5G मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, कौन सी? मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, ये जो लिखा ना, ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, इस तकनीक पर आधारित है। इसके अलावा इसमें फ़ायदा क्या होगा? ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा और लेटेंसी यानी विलंबता जो है वो घट जाएगी। और ये सभी क्षेत्रों में इसमें लाभ, अधिकतर क्वेश्चन जो सिविल सर्विस एग्जाम में इसके लाभ पे ही पूछा जाता है कि 5G टेक्नोलॉजी का क्या लाभ मिलेगा। तो हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, टेक्नोलॉजी के बढ़ोतरी में और इंडस्ट्री में, हर जगह इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर किए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।